जिसके अंदर बताया था कि आपका रिएक्शन में करेंगे, मतलब क्या हुआ? आवाज़ ज़्यादा गूंज रहा है क्या? नहीं, ठीक है। आवाज़ ज़्यादा गूंज रहा है? नहीं, ठीक है ना? हाँ देखो, जिसमें आपका सबस्ट्रेट है और आपका रिएजेंट है, दोनों आपका रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? आपका प्रोडक्ट बनेगा। बट प्रोडक्ट बनने से क्या होता है? पहले आपका इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे और बनता है आपका सॉल्वेंट यहाँ पे मिक्स होता है। तो मेन रोल यहाँ पर किसका किसका है? रिएजेंट पता है आपको दो पार्ट के होते हैं, दो टाइप के। पहला टाइप रिएजेंट में इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे यहाँ पे, है ना। रिएजेंट में दो बातें यहाँ करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे। और जो सॉल्वेंट यहाँ पे रहेगा, सॉल्वेंट कैसा होता है उस पर डिपेंड करता है आपका रिएक्शन कैसा होगा, प्रोडक्ट कैसा बनेगा, सब सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा आपका। तो सॉल्वेंट पहले हम लोग देखना है, सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, सब लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट करवा चुके हैं आपको हम। सॉल्वेंट आपका होता है पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट मतलब क्या होगा? जो पोलराइज होगा, जिसके पास चार्ज आएगा, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। एक होता है नॉन पोलर, जहाँ पे चार्ज आपका नहीं आना, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आपका पोलर को दो पार्ट डिवाइड किया यहाँ पे, पोलर प्रोटिक एंड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? जिसपे आपका H+ को फर्निश कर सकते हैं। पॉज कर लेंगे, इन लोगों को घर भेजते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट आपका दो टाइप का है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक का मतलब आपको विच कैन फर्निश H+ आयंस, जो H+ आयन को फर्निश करेगा। तो H+ आयन को वही फर्निश करेगा जिसके पास H+ आयन होगा। तो यहाँ पे जितने आपके पार्ट दिख रहे हैं सब यहाँ पे H+ आयन पे होते हैं, आराम से इसको फर्निश कर पाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और इसको हम PP से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, और इसको बोलेंगे PA बोलेंगे। PA से इसका नाम बोल देंगे, PP से इसका नाम बोलेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। नाउ अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है हम लोग को, रिएजेंट के बारे में पढ़ना है। इसको रेज कर लेते हैं। तो रिएजेंट कितने टाइप के आपके? दो टाइप के। कौन सा आपका है? इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन सीक करता है, जहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन जिसके पास कमी हो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो रिएजेंट को दो पार्ट डिवाइड किए, पहला आपका कौन सा है? इलेक्ट्रोफाइल, एंड सेकेंड कौन सा आपका है? न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे ज़्यादा बढ़िया टॉपिक आपका पहले स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफाइल, फिर स्टार्ट करेंगे आपको बाद में इलेक्ट्रोफाइल। नो, तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब पहले लिख लो क्या क्या होता है। इलेक्ट्रॉन सीक, है ना, विच एक्सेप्ट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन द सेम वे न्यूक्लियोफाइल के बारे में लिख लो दो पॉइंट पहले। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन लविंग भी बोलते हैं, इसको हम लोग बता चुके थे, इलेक्ट्रॉन लविंग। ये क्या होता है आपका न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियस लविंग। डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिच, इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कमी है इसके पास, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच बोलेंगे। चलो ठीक है, हेडिंग देना न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका न्यूक्लियोफाइल, लंबा टॉपिक चलेगा आपका न्यूक्लियोफाइल, फिर इस पे SN1 SN2 रिएक्शन करेंगे, फिर आएंगे इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, एडिशन रिएक्शन बाद में आएगा, उस टाइम पे आएंगे। चलो, तो पहले हेडिंग दो आप न्यूक्लियोफाइल, इसको रिलेट करेंगे बेस से। तो एक पॉइंट लिखो, न्यूक्लियोफाइल हैज electron rich species, which can donate a pair of electron, अब देखो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है आपका कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस क्या है। अब इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल और बेस का रिलेशन से ही आपका हम बहुत सारे रिएक्शन करने जाएंगे हम लोग। तो पहला पार्ट आपका कि न्यूक्लियोफाइल और बेस से हम लोग क्या समझते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस। दोनों एक्जैक्टली सेम टाइप का ही होता है, बट देख के कंफ्यूज नहीं करना है। तो पहला चीज़ न्यूक्लियोफाइल को देखते हैं क्या होता है, बेस क्या होता है। देखो ध्यान दो, अगर मैंने बोला कि कोई आपका मान लो HO- की बात करते हैं,
न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। बेस ही वैसा ही होता है ना, क्या OH माइनस बेस है कि नहीं? आपने क्लास 10 तक क्या पढ़ा है? OH माइनस क्या बोलते हैं लोग? बेस ही बोलते हैं ना। तो ये भी बेस है, मतलब ये आपका OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल है। कैसे पता चलेगा कि हम न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं कि हम बेस की बात कर रहे हैं? क्या लॉजिकली क्या बोलना चाह रहे हैं? तो अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल तो पता चलेगा जब हम मान लो इसको अटैक कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड पे, मान लो मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ठीक है, इस पे अटैक कर रहे हैं। तो इसके जो अटैक करेगा जहां पे सेंटर आपका रहेगा, वो सेंटर जनरली कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा। कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। लेकिन बेस आपका सिर्फ और सिर्फ H+ पे अटैक करता है। बेस कहाँ अटैक करता है? ओनली H+ पे अटैक करता है। बट न्यूक्लियोफाइल आप कहाँ अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्या लॉजिक ले रहे हैं? जहां पे इलेक्ट्रॉन कमी वहां आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अटैक करके बॉन्ड भी बना देगा। ठीक है, सिर्फ अटैक नहीं करेगा, क्या करेगा? अटैक करके बॉन्ड बना देगा। बट इसकी बात करें, मान लो यहाँ पे लाइक H2O बोल दी, या आपका ऐसे है H2 नहीं, HCl, सॉरी, लाइक HCl मान लो यहाँ पे। तो OH माइनस में अटैक किया और क्या कर लिया? कंबाइन यहाँ पे H2O हो गया प्लस Cl माइनस को बाहर कर दिया। ठीक है, तो ये आपका लिविंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है आपका? लिविंग ग्रुप। इन द सेम वे यहाँ पे क्या करेगा? इसको अटैक करेगा, क्या बन जाएगा आपका? तो Cl माइनस आपका बाहर चला जाएगा और ये आपका सिंपल से यहाँ पे जुड़ जाएगा OH। समझ गए बात को? तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है आपका? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड पे अटैक करेगा। और बेस कहाँ अटैक करेगा? ओनली H+ पे अटैक करेगा। वही आपका डिफरेंस है दोनों में। है दोनों सेम चीज। इन दोनों के पास में इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। बट ये कहाँ अटैक करेगा? ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अटैक करेगा। और बेस कहाँ अटैक करेगा? ऑलवेज आपका सिर्फ और सिर्फ H+ पे अटैक करेगा। और यहाँ अटैक करके बॉन्ड भी बना देगा। इस बात को लिख लो जल्दी पॉइंट बनाकर। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए इतना ही रहेगा, न्यूक्लियोफाइल और बेस में बेसिक डिफरेंस क्या है। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब सिर्फ नेगेटिव चार्ज का होना जरूरी नहीं है। न्यूट्रल कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। मैंने क्या बोला? विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कौन डोनेट कर सकता है? देखो, क्या NH2 आपका न्यूक्लियोफाइल हुआ कि नहीं हुआ? बिकॉज ये भी डोनेट कर सकता है। तो ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल, बट न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। बात समझे? सिर्फ माइनस चार्ज होने से न्यूक्लियोफाइल नहीं पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? वो इलेक्ट्रॉन पेयर भी दे सकता है। तो माइनस का मतलब रिच हो ही गया, तो बन गया न्यूक्लियोफाइल का। लेकिन ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल और बेस में बेसिक डिफरेंस क्या पता चला आपको? क्या डिफरेंस है? बेस सिर्फ H+ पे अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड पे अटैक कर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कमी वहाँ अटैक करेगा। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि कार्बन आपका जनरली कैसा बनाएगा? डेल्टा पॉजिटिव। ये क्या बनाएगा? डेल्टा नेगेटिव। तो पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे आया, मतलब पार्शियल यहाँ पर डेफिशिएंट हो चुका है, तो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक कर देगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा किसके ऊपर है? कार्बन के ऊपर है ना। तो कार्बन में कैसे चार्ज जाएगा आपका? डेल्टा पॉजिटिव। इस पर अटैक करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कमी है तो बन गया न्यूक्लियोफाइल। वही OH माइनस H पे अटैक करके क्या बन गया? ये बेस बन गया। बस सेम आपका OH माइनस बेस बिहेव कर रहा है, और वही OH माइनस क्या बिहेव कर रहा है आपका? न्यूक्लियोफाइल। डिपेंड किस पे कर रहा है आपका? डिपेंड कर रहा है अटैक कहाँ करने जा रहा है। क्लियर है? आए बस में। नेक्स्ट और एक पॉइंट और लिखना, इन न्यूक्लियोफाइल वी कंसिडर स्टेरिक फैक्टर ऑल्सो, बट इन द केस ऑफ बेस न्यूक्लियोफाइल में स्टेरिक फैक्टर भी होता है। ऐसे लिखो, न्यूक्लियोफाइल में स्टेरिक फैक्टर भी होता है। स्टेरिक मतलब आसपास की रिपल्शन, भीड़ भाड़ का इलाका। न्यूक्लियोफाइल में स्टेरिक फैक्टर कॉन्सेप्ट भी आएगा, जबकि आपका बेस में स्टेरिक फैक्टर नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। न्यूक्लियोफाइल जो पढ़ने जा रहे हैं, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, अब किसी को अटैक करना है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो तुम खुद एक बड़ा साइज का यहाँ पे आयन हो, मान लो एटम हो। अब किसी पर अटैक करने जाओगे तो कहाँ अटैक? जहाँ भीड़ भाड़ ना हो, है ना। या तो तुम उस प्लेस पे अटैक करो जहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, या तो तुम खुद अपना साइज छोटा कर लो न्यूक्लियोफाइल का। दो बातें बोल रहे। पहली बात क्या बोल रहे? या तो न्यूक्लियोफाइल का अनायन साइज बड़ा है, अनायन साइज बड़ा तो अटैक कहाँ पे करेगा? जहाँ पे भीड़ भाड़ कम होगा। या फिर न्यूक्लियोफाइल का साइज छोटा कर लो। अगर न्यूक्लियोफाइल का साइज छोटा तो कहाँ अटैक करेगा? नहीं, वहाँ भी भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए आपका। लाइक सोच क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इस कार्बन पर अटैक करना है। अब मान लो इस कार्बन पर सिर्फ हाइड्रोजन 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 यहाँ पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आराम से अटैक कर देगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर यहाँ पे नहीं है ना। अगर सपोज करो यहाँ पे इथाइल मिथाइल कर दिए, ऐसे कर दिए, इथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप, ये ग्रुप कर दिए, अब क्या होगा? अब ये अटैक करने इसको नहीं देगा।
बात समझ रहे हो? क्योंकि इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या है, अरे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या एटम है ना, CH3 यहाँ पे है, CH3 यहाँ पे है, तो खुद यहाँ बहुत सारे एटम है, इसको आने देगा नहीं अटैक, इसको करने नहीं देगा। बात समझ रहे हो? तो न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे अटैक करने जा रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो चेक करना पड़ेगा वहाँ पे इलाका कैसा है, भीड़ भाड़ का इलाका तो नहीं है। अगर भीड़ भाड़ का इलाका रहेगा तो अटैक बहुत ही मुश्किल से कर पाएगा। वही आपका रिएक्शन SN1 SN2 बनाता है। बात समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? SN1 SN2 समझाने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं कि ऐसे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाएगा कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे। अगर वही आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे किस पे, H+ पे, क्या बन जाएगा डायरेक्टली आपका, वो बेस बन जाएगा, ठीक है। वही न्यूक्लियोफाइल सिर्फ और सिर्फ वहाँ अटैक करे जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी, क्या बोल देंगे उसको हम लोग, न्यूक्लियोफाइल बोल देंगे। क्या लॉजिक क्लियर है? आए बस समझ में, इस पॉइंट को भी नोट डाउन करके लिख लो कि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना वहां से आना है जहां पे भीड़ भाड़ ना हो, स्टेरिक फैक्टर इसी को बोलते हैं। चलो हेडिंग दो, फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफाइल। फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफाइल, पहला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। न्यूक्लियोफाइल किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसको हम देखने जा रहे हैं। तो पहला फैक्टर आपका यहां पे है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज उस एटम की बात करेंगे। याद रखना, हम पूरे अगर मान लो ऐसे लिखे ना, OH- लिख रहे हैं, तो OH- में माइनस कहाँ पे है, H पे है कि O पे है, तो HO- लिखते हैं ना जनरली, O पे होता है। तो हम बात किसी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उस एटम की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, हम इसकी बात नहीं कर रहे। क्लियर हो क्या बोला? तो यहाँ पे सिंपल ध्यान देना आपको क्या, कि जिस पे आपका जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा वही फैक्टर डिसाइड करेगा। तो जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ जाएगा। लिख लो। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, मोर, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। और आपका नेगेटिव चार्ज कहाँ पे, जिस एटम की बात करें उसी का न्यूक्लियोफिलिसिटी बात करेंगे। ऑन नेगेटिव चार्ज, electron density on negative charge. So nucleophilicity increases, nucleophilicity increases, Nu- increases. नेक्स्ट पॉइंट, मतलब उसी में, नेक्स्ट पॉइंट है उसी में, न्यूक्लियोफाइल अपने कंजुगेट न्यूट्रल एटम से न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी अपने कंजुगेट न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होगा। न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी अपने कंजुगेट न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होगा। जैसे HO- का कंजुगेट उसका न्यूट्रल एटम कौन सा होगा, H ऐड कर दो डायरेक्टली, क्या हो जाएगा, वाटर होगा ना। तो ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल तो है, क्या कर लो ना, फिर यहाँ देगा नहीं देगा ना, बट इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा। अगर बोल रहे SH-, इसका क्या होगा, H2S, बस SS ऐड करते जाओ, ये समझ रहे हो। मान लो NH2-, तो क्या बन जाएगा इसका, NH3। क्लियर है क्या बोलना चाह रहे हैं? तो इस सब का आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, इनसे ज़्यादा होगा। और देखो अगर RO- बोल रहे हैं, अल्कोहल ग्रुप, इसका क्या होगा, ROH। क्लियर है ना? तो यहाँ पता चल रहा है हम लोग कि इससे आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है इससे कंपेयर में, जबकि इसे कंजुगेट न्यूट्रल एटम है। कॉपी कर लो जल्दी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी in period from left to right. If electronegativity increases, nucleophilicity increases. अब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा तुम्हारे लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा तो फिर आपका वो न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे बढ़ जाएगा फिर आपका, देखो
जहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, वही उसी की बात वहाँ पे लिख लो साथ साथ। जहाँ आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा, जहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा, जहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है वहीं पे नेगेटिव चार्ज, वहीं पे नेगेटिव चार्ज देखना है एंड कंपेयर करना है, वहीं पे नेगेटिव चार्ज देखना है एंड कंपेयर करना है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। कैसे, देखो क्या बोलना चाह रहे हैं। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाए। कैसे, देखो अगर मान लो छोटू हम बोल रहे हैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लगा हुआ मान लो, ठीक है, और यहाँ पे X माइनस है, यहाँ पे X माइनस है, तो जहाँ पे आप चेक कर रहे हो ना, जहाँ पे आप चेक कर रहे हो, अगर उसके बगल में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ। अगर ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम X से खींच लेगा तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या घटेगा बढ़ेगा? बिकॉज खींचेगा तो उसको देना पड़ेगा ना। तो आपस में क्या कर रहा है, आपस में इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी बढ़ गया इसका, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन घट जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी घट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम क्या बात कर रहे हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिव होगा, जो एटम इलेक्ट्रॉन निगेटिव होगा उसी के ऊपर निगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि ये खुद इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और इलेक्ट्रॉन कहीं से खींचेगा और माइनस चार्ज बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज करेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम पे ही निगेटिव चार्ज होना चाहिए, आप कहीं और देखना नहीं है आप लोगों को। इसे साफ साफ वहाँ पे लिखवा चुके हैं कि जहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है वहीं पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और कहीं होगा तो वो इलेक्ट्रोनिगेटिव खींचना स्टार्ट करेगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। बट इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगा। क्यों? वहीं पे इलेक्ट्रोनिगेटिव है, वहीं पे नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है ना? इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी दिखाना है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना उसका देने का टेंडेंसी होगा, और टेंडेंसी कौन बढ़ाएगा, इसको इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम बढ़ाएगा, और खींच रहा है और दे पाएगा। क्लियर है ना? इसको लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा लिखवा दिए हैं। थर्ड, साइज ऑफ नेगेटिव चार्ज्ड एटम। पॉज करना एक मिनट। साइज ऑफ नेगेटिव चार्ज एटम, साइज ऑफ नेगेटिव चार्ज एटम। हाँ फैक्टर, थर्ड पॉइंट फैक्टर इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल के 2 पॉइंट लिखवा दिया आपको ना। पहला क्या था आपका, सेकेंड क्या था आपका, पहला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। थर्ड आपका क्या है, थर्ड लिख लो, साइज ऑफ नेगेटिव चार्ज एटम। इफ साइज इंक्रीजेस then nucleophilicity increases. Size increases, then nucleophilicity increases. हो गया? चलो देखो, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपका आता है फैजान्स रूल। फैजान्स रूल पढ़ा आपने? देखो 2 पार्ट है, पोलराइजिंग पावर एंड आपका है पोलराइजिबिलिटी। इन दोनों प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे देखो, ध्यान देना, साइज अगर इंक्रीज करेगा आपका तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कैसे करेगा, है ना? चेक करते हैं। तो 2 मान लो, एक आपका कैटायन एक आपका आयनायन लेके चलते हैं, ठीक है, A- और B+। कैटायन का टेंडेंसी क्या होगा, क्या करना है, इसको इलेक्ट्रॉन को खींचना है। इलेक्ट्रॉन खींचे कहाँ पे ले आएगा, यहाँ बीच में लेके आएगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ध्यान सुनना छोटे जो बोलने जा रहा है, ठीक है। तो B+ वाला इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन खींचने का जो टेंडेंसी इसके पास है ना, उसी को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। इसके ऊपर जो आपका इलेक्ट्रॉन का जो घिराव आएगा उसको बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पोलराइजिबिलिटी। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। अब प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन को खींचना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन खींचे कहाँ पे, मान लो बीच में लेके आ गया। अगर सारा इलेक्ट्रॉन बीच में कहीं पहुंच जाएगा तो उसको बोलेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर का प्रोड्यूस होना। कोवेलेंट मतलब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन जा सकता है, या तो इधर जा सकता है। इक्वल अमाउंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन मान लो
कि इलेक्ट्रॉन इसके पास है और सिर्फ इसके पास है, इसको बोलते हैं आयनिक कैरेक्टर जनरेट करना। फैजांस बेसिकली ये प्रूफ करना चाह रहे थे कि आयनिक बॉन्ड, आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। जो जनरली आपको पता होगा कि आयनिक मतलब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देना, या फिर कोवेलेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना, है ना, ये आपको जनरल बातें पता होंगी। बट फैजांस इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना चाह रहे थे कि कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ। उन्होंने बोला जितना छोटा कैटायन होगा, कैटायन जितना ही छोटा होगा, तो जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन को उतनी कमी उसके पास होगी, इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट करना स्टार्ट करेगा, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट करेगा। अब मान लो कैटायन बहुत बड़ा है, अब कैटायन अगर बहुत बड़ा हो गया तो खींचेगा बहुत कम, खींचेगा बहुत कम, इसका मतलब आधा इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा, आधा इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा, तो उस समय क्या जनरेट करेगा आपका आयनिक कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे साइज कैसा होना चाहिए कैटायन का, बहुत ही छोटा होना चाहिए। आई बात समझ में, जितना साइज छोटा होगा उतना इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना बढ़िया पोलराइजिंग पावर होगा, और जितना बढ़िया पोलराइजिंग पावर होगा उतना बढ़िया न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगा। आई बात समझ में, क्या लॉजिक क्लियर है। तो फैजांस का बेसिकली इतना ही कहना था, वो जनरली कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर को दिखाना चाह रहे थे कि उसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है। तो ये मीनिंग बताना चाहता है कि साइज जितना किसका छोटा होना चाहिए, का कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए। साइज छोटा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, फील करो इस चीज़ को ना, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन देखो कितना दूर आ गया, इलेक्ट्रॉन का रेंज बढ़ गया ना, इलेक्ट्रॉन का रेंज बढ़ गया, इसका मतलब ए माइनस साइज क्या कैसा हो गया, बड़ा हो गया, और जितना बड़ा साइज होगा उतना बढ़िया क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी हो जाएगा। बात समझ गया क्या बोलना चाह रहे हैं, इस चीज़ को लिखो। पोलराइजिंग का मतलब देखो, पोलराइजिंग पहले दो चीज़ बनाओ यहाँ पे, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। ए माइनस बी प्लस, यहाँ पोलराइजेबिलिटी कर लो, इसका बना दो पोलराइजिंग पावर। दिस इज पोलराइजिंग पावर एंड दिस इज पोलराइजेबिलिटी। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। दिस इज फैजांस रूल, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन का कैटायन एनायन के बीच में आना, इलेक्ट्रॉन का कैटायन एंड एनायन के बीच में आना, लिखो इलेक्ट्रॉन का कैटायन एंड एनायन के बीच में आना, एंड कैटायन उस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कैटायन उस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा जिससे पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी। जिससे पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, जितना छोटा कैटायन उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर। एंड दिस विल इंक्रीज कोवेलेंट कैरेक्टर, एंड दिस विल इंक्रीज कोवेलेंट। कहाँ रह गया छोटू, तुम खेलने चले गया था ना, तो हाँ खेलने नहीं गया, सीओडी गया। एंड दिस विल इंक्रीज कोवेलेंट कैरेक्टर, बिटवीन द आयंस, कोवेलेंट कैरेक्टर बिटवीन द आयंस। कैटायन एनायन क्यों खींच रहा है छोटू, लॉजिक समझ गया ना, कैटायन जैसे खींचेगा जितना बीच में आएगा उतना बड़ा साइज हो जाएगा। ये बात समझ गए। हमें क्या करना है, इसके साइज को बढ़ाना है, इसके न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाना है। इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी तभी बढ़ेगा ना जब कैटायन छोटा होगा, जितना छोटा कैटायन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फैलेगा बीच में। देखो साइज क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, और जितना साइज बढ़ेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज करेगा, और जितना बढ़िया न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना इजीली अटैक कर देगा। बात समझ गए। और लेकिन इसका प्रॉब्लम भी है, अगर न्यूक्लियोफाइल का साइज बड़ा हो गया और चेक करना पड़ेगा स्टिल फैक्टर वहाँ पे है कि नहीं। वो जहाँ पे अटैक करने जा रहा है इसका साइज खुद बड़ा है, तो उस जगह पे अटैक कभी नहीं कर पाएगा जहाँ खुद साइज बड़ा है उसका कैटायन का। अगर मान लो सी के साथ मान लो 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, सी के साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसका साइज खुद बड़ा है, क्या अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्या लॉजिक क्लियर है। बट यहाँ मान लो हाइड्रोजन है, अब आराम से अटैक कर देगा। समझ गए बात को। तो कैटायन जैसे ही इसको खींचेगा, अगर इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं आया तो बोलेंगे उसको आयनिक कैरेक्टर डेवलप करना, उसको भी लिख लो। अगर आपका इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं आया तो आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं होगा, आयनिक कैरेक्टर विल डेवलप।
और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं उसके अंदर क्या आपका कार्बन है और न्यूक्लियोफाइल है। कार्बन कैसा आपका है? पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आपका कैटायन आयन की बात करें ना हम लोग, तो ये रहा कार्बन, ध्यान सुनो, ये रहा कार्बन, ये मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल आइटम है, पहली बात। तो कार्बन में चार्ज कैसा आएगा? डेल्टा प्लस। इस पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। क्या यहाँ फैजान रूल अप्लाई कर सकते हैं? कैटायन दिख रहा है, एनायन दिख ही रहा है। अगर इसका साइज छोटा है तो क्या करेगा? खींचेगा इसको अपनी तरफ। खींचने का मतलब इसको अट्रैक्ट करना मैग्नेट की तरफ, ठीक है। तो कैटायन क्या करता है? अट्रैक्ट करता है मैग्नेट में अपनी तरफ। तो जितना खींचेगा इलेक्ट्रॉन उतने उसकी तरफ बढ़ता चला जाएगा और साइज क्या होगा इसका? इंक्रीज करता चला जाएगा। और जैसे साइज इंक्रीज करेगा, ऐसे कुछ साइज इंक्रीज किया, मान लो ये जाकर आपका बॉन्ड बना दिया, बात समझ गए? अटैच हो गया, इससे बन गया बॉन्ड यहाँ पे। अगर ये साइज छोटा होता कर पाता? नहीं कर पाता। बताओ तो न्यूक्लियोफाइल कब बढ़ रहा है? जब साइज इसका, वही लिखवाया, चेक करो, द साइज इंक्रीजेज द न्यूक्लियोफिलिसिटी, वही लिखवाया ना। तो साइज बढ़ने से क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रहा है। अगर साइज छोटा तो शायद फिर ये नहीं हो पाता। लॉजिक क्लियर है? आए बस आंसर को लिख लो जो समझे यहाँ पे। सो लार्जर द एनायन ग्रेटर विल बी द पोलराइजेबिलिटी, larger the anion greater will be the polarizability. Larger the anion greater will be the polarizability. चलो बताओ, तो इसका आंसर बताओ डायरेक्टली। अगर हम बात कर रहे हैं ऐसे, F माइनस की बात करें, Cl माइनस की बात करें, Br माइनस की बात करें या I माइनस की बात करें, तो टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज। साइज इंक्रीज देन न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। साइज भी बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम साइज भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ रहा है, बेसिसिटी क्या करेगा? घटेगा। सो बेसिसिटी डिक्रीजेस। देखो नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ सेम डोनर एटम्स, इन केस ऑफ सेम डोनर एटम्स, सेम डोनर एटम, अगर सेम डोनर एटम है, सेम का मतलब आपका ये हुआ, अगर मान लो बात कर रहे हैं RO माइनस की बात करें, अच्छा फिर देख लो, इन केस ऑफ सेम डोनर एटम न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इक्विवेलेंट टू बेसिसिटी। इन केस ऑफ सेम डोनर एटम न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इक्विवेलेंट टू बेसिसिटी। तो मान लो RO माइनस हो गया, HO माइनस हो गया, फिर आपका CH3O माइनस हो गया, फिर आपका लिख लो, यस आर का मतलब हो ही गया, हो ना, सेम पार्ट हो गया। PHO माइनस, फिनॉक्साइड ले लो इसको, फिनॉक्साइड, इससे पहले भी एक मिनट रुक जाओ, RC⋯O माइनस, और यहाँ कर लो RS, ये कर लो। अगर यहाँ बात की जाए छोटू, तो सबके पास जितने आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ कैरेक्टर है, सबके पास O माइनस दिख रहे हैं, है ना। तो सेम टाइप का डोनर एटम, मतलब जो आपका न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देने वाला है यहाँ पे, सब किसके लिए? O माइनस के लिए। यहाँ पे भी सबके लिए O माइनस है, दिख रहा था यहाँ पे। अच्छा, इस केस में क्या है कि R आपका प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और इलेक्ट्रॉन इसको देगा ना। अच्छा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करेगा। अगर यहाँ बात करें फिनॉक्साइड की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ क्या शो करेगा? रेजोनेंस से आपका क्या करेगा? और इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, और बढ़ जाएगा इसका। अच्छा, यहाँ बात करें तो यहाँ पे रेजोनेंस यहाँ भी शो करेगा, तो दो टाइप का शो करेगा, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 3 टाइप का दिख रहा था, यहाँ 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस केस में सबके पास सेम काइंड ऑफ डोनर एटम यहाँ पे है, तो इस केस में क्या बोलेंगे? ऐसे केस में न्यूक्लियोफाइल ही आपका बेसिसिटी के बराबर रहेगा, ठीक है। इस पॉइंट को लिख लो।
तो यहाँ पे हाँ, तो इस केस में लिख लो यहाँ पे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इक्विवेलेंट टू बेसिसिटी, लिख लो यहाँ पे। यहाँ पे सब में आपका O माइनस डोनर एटम लिख लो यहाँ पे। सारे केस में O माइनस डोनर एटम है, तो इस केस में क्या होगा आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इक्विवेलेंट टू बेसिसिटी। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होगा, वीक बेस होगा तो वीक न्यूक्लियोफाइल भी होगा। इस ऐसी पॉइंट बनाओ उसको। इस केस में सेम डोनर एटम आपका O माइनस है, तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होगा, और स्ट्रॉन्ग वीक बेस होगा तो वीक न्यूक्लियोफाइल भी होगा। ओनली फॉर दिस केस। एक्सेप्शन लिख लो, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर बेसिक कैरेक्टर की बात करें, बेसिसिटी की बात करें, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें, इसको मान लो A, इसको मान लो B, बताओ किसका ज़्यादा बेसिसिटी होगा यहाँ पे? बेसिसिटी किसका ज़्यादा होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका ज़्यादा होगा? देखो न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोफाइल को ज़्यादा बड़ा साइज नहीं होना चाहिए, स्टेरिक फैक्टर काउंट करना है यहाँ पे। अगर तुम इसकी बात करो यहाँ पे, देखो दोनों के पास सेम डोनर एटम यहाँ पे दिख रहा है क्या, O माइनस, बट इसके पास स्टेरिक फैक्टर ज़्यादा हो गया, देखो चेक करो। अगर कहीं जाएगा इसको अटैक करने देगा ही नहीं, तो उस केस में इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगा और इस वाले का बढ़ जाएगा, मतलब A ग्रेटर देन B, ठीक है। और अगर बेसिसिटी की बात करें, इसके पास इलेक्ट्रॉन और मिल रहा है, चेक करो, जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप उतना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ कम इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, B ग्रेटर देन A। यहाँ पे A ग्रेटर देन B क्यों हो गया, बिकॉज स्टेरिक फैक्टर यहाँ पे, और यहाँ पे क्यों होगा, बिकॉज प्लस आई इफेक्ट B का ज़्यादा है A के कंपेयर में, इसलिए आपका बेसिसिटी B का ज़्यादा होगा, A का कम होगा। इस केस में क्या आपका स्टेरिक फैक्टर आने की वजह से क्या होगा, B का कम हो जाएगा, A का ज़्यादा। साइड में लिखना वहाँ पे नोट बनाकर, नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे फ्यूचर में। बताओ ये और ये B, बेसिसिटी बताओ और न्यूक्लियोफिलिसिटी बताओ, किसका ज़्यादा होगा? क्या यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर आ गया फिर से, इलेक्ट्रॉन तो इसी को देना है ना, यही लोन पे डोनेट करना है, बट इसके पास स्टेरिक फैक्टर ज़्यादा हो गया, इसका मतलब इसका कम हो जाएगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा, फिर सेम रीजन A ग्रेटर देन B। और पहले केस में क्या होगा, B ग्रेटर देन A। रेजोनेंस है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बढ़िया है A का, इसलिए आपको डायरेक्टली लोन पे डोनेट कर देगा, और इसका मतलब उसके पास न्यूक्लियोफाइल बढ़ जाएगा। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट लिखो। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी में आपका सॉल्वेंट का क्या रोल है, सॉल्वेंट यहाँ क्या चेंज लेकर आएगा। अभी तक हम साइज के ऊपर डिस्कस किए है ना, अभी तक प्लस आई इफेक्ट पर डिस्कस किए, हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर डिस्कस किए कि न्यूक्लियोफाइल के रोल में आपका लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट का क्या रोल था, हमने चेक किया साइज की वजह से कैसे इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। अब सॉल्वेंट का क्या रोल है यहाँ पे, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को घटाएगा कि बढ़ाएगा, तो लिखो रोल ऑफ सॉल्वेंट। रोल ऑफ सॉल्वेंट, पहला आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए एग्जाम्पल वाटर। So role of solvent, first one is polar protic solvent। ध्यान दो, सुनो एक बार। अब मान लो यहाँ पे हम चेक करना चाह रहे हैं, अच्छा जैसे देखो फेजान सोल्ट रिकॉर्डिंग बताना यहाँ पे, अगर मान लो बोल्ड LI की बात कर रहे हैं, ठीक है, LI में लिथियम कैसा एटम है, स्मॉलेस्ट साइज की लार्जेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट साइज, और I माइनस बड़ा साइज है। अब ये क्या करेगा, ध्यान सुनना, अभी क्या करेगा, छोटा कैटायन हो गया ना, कैटायन छोटा खींचेगा अपनी तरफ, खींचेगा और क्या कर देगा, उसको बड़ा कर देगा, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इसका बढ़ जाएगा।
क्लियर है ना। तो छोटा कैटायन तक खींचना स्टार्ट किया फेजाज अकॉर्डिंग, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज किया, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इसका इंक्रीज कर गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मान लो हम बात कर रहे हैं NF की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान देना छोटू। सॉल्वेंट का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को कम डिक्रीज और इंक्रीज करने में, उसको समझना पड़ेगा अच्छे से आपको। मान लो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, किसको ऐड कर रहे हैं, वाटर में सोडियम फ्लोराइड को मिक्स कर दिया। अब क्या होगा, तो सोडियम फ्लोराइड क्या करेगा, चारों तरफ घेर लेगा इसको, ठीक है, फ्लोरीन को भी घेर देगा और सोडियम आयन को भी घेर देगा, मतलब ऐसे आपका चारों तरफ यहां वाटर आ गया। और जब घिर चुका है तो कैटायन आयन कुछ कर ही नहीं पाएगा यहाँ पे, तो हाँ साइज क्या हो गया इसका, बढ़ गया ना, देखो इसका भी साइज क्या हो गया, बढ़ गया। चारों तरफ क्या आ गया इसके, वाटर आ गया, चारों तरफ क्या आ गया इसका, वाटर। चेक करो छोटू, दिख रहा है। अब चारों तरफ जब वाटर आ गया इसका, तो इसका मतलब अब एनायंस का मूव कर पाएगा थोड़ा बहुत भी, एनायंस का मोबिलिटी क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो डिक्रीज कर गया तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज कर गया। तो क्या ये डिक्रीज क्यों किया, वैसे क्या था, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल था आपका, F- कैसा न्यूक्लियोफाइल है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बट यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से क्या हो गया, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी घट गया। क्यों, वाटर क्या किया, इसको कहीं अटैक करने देगा ही नहीं, चारों तरफ से ऊष्ट घिरा हुआ है, किसको अटैक करेगा, ये स्टेरिक फैक्टर ज़्यादा हो गया, अब किसी पे अटैक कर ही नहीं पाया। क्यों नहीं कर पा रहा, बिकॉज वाटर को सॉल्वेंट लिया गया, इसीलिए नहीं कर पा रहा है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे, इसको डालते ही क्या हुआ, वाटर चारों तरफ घेर लिया यहाँ पे एनायंस को, अभी एनायंस का भी अटैक नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियोफाइल इसका डिक्रीज कर दिया। तो 2 पॉइंट लिख लो इसके बारे में जल्दी। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड F-। ये कौन सा है आपका, हाइड्रेटेड F-, मतलब वाटर के साथ मिल जाना, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन बोलते हैं। हाइड्रेटेड F-। साइज कैसा हो गया इसका छोटू, लार्जर इन साइज। आयनिक मोबिलिटी क्या हो गया, डिक्रीज, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गया, डिक्रीज। सब कुछ लिख लो प्रॉपर तरीके से। एक पॉइंट बनाना, हाइड्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। एक पॉइंट लिखना वहां पे, हाइड्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। हो गया। अब देखते हैं हमारे सोडियम आयोडाइड के साथ क्या होता है। जब सोडियम आयोडाइड को लिया गया वाटर में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में लिया गया, ठीक है, तो इसका साइज बढ़ने से, देखो ध्यान दो, जितना साइज बढ़ेगा हाइड्रेशन उतना ही कम होगा, और जितना साइज छोटा होगा हाइड्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा। और ध्यान दो यहाँ पे, आ जाओ आ जाओ, अब तुम्ही को बोल रहा है आयुष, तुम्हारा नाम आयुष है ना, आ जाओ यहाँ पे आओ, हर्ष तुम भी आ जाओ, वहाँ बैठो वहाँ बैठो, तुम भी आ जाओ। बट I- के साथ जो होगा हाइड्रेशन यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा, तो हाइड्रेशन यहाँ पे कम होने की वजह से अब ये फ्री रहेगा न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक करने के लिए। मतलब अगर बात की जाए हाइड्रेशन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में I- का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, F- का न्यूक्लियोसिटी कम है। क्लियर है, आप कर लो जल्दी। तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल यहाँ लिख लो। सो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट PPS क्या होगा, F- लेस देन Cl- लेस देन Br- लेस देन I-। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। फर्स्ट केस क्या लिखा है, पोलर प्रोटिक ना। सेकेंड केस देखो, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। देखो, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में DMSO की बात करते हैं। DMSO क्या होता है, डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड। तो क्या होता है आपका ये डाई सल्फोऑक्साइड, मतलब सल्फर पे 2 मिथाइल, ये क्या हो गया डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड, मतलब सल्फर पे ऑक्साइड हो गया डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड। क्लियर है। अच्छा, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा, अब पार्शियल नेगेटिव इसके पास आएगा। यहाँ पे देखो, चेक करो यहाँ पे कि जो आपका सेंटर एटम यहाँ पे सल्फर है, ये ऑलरेडी क्राउडेड है, बात समझ रहे, ये ऑलरेडी यहाँ पे क्राउडेड है।
उस केस में क्या था, सोडियम के पास क्राउड था ही नहीं, इससे वाटर उस पर अटैक कर दिया, वाटर अटैक कर दिया तो खींच नहीं पाया उसको सोडियम कटायन बनकर। पहचान से अप्लाई करो ना, वहाँ कटायन खींच नहीं पाया, जब खींच नहीं पाया तो मूव नहीं कर पाया, अब मूव नहीं कर पाया तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर गया था। इस केस में क्या है, इस केस में सॉल्वेंट खुद क्या कर रहा है, अपने सेंटर को ही क्राउड कर दिया, अपने सेंटर को ही क्राउड कर दिया। अब मान लो इसमें वाटर डालते हैं, ठीक है, कुछ भी डालना मतलब वाटर सॉल्वेंट, सॉरी ये आपका सॉल्वेंट है। अब मान लो इसके साथ हम चेक करना चाहते हैं कि अब इसका न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, ठीक है। अब ये खुद अपने आप में इतना क्राउडेड है कि इसको खींच ही नहीं पाएगा, बात समझ रहे हो, मतलब इससे कोई इसका कुछ मतलब है ही नहीं, इसका मतलब ये फ्री रहेगा। अब क्या रहेगा, ये फ्री रहेगा, मतलब आप मान लो सोडियम फ्लोराइड को मान लो हम यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। अब सॉल्वेंट कौन सा हमारा, ये सॉल्वेंट, इसमें वाटर सॉल्वेंट होता है ना, तो ये भी क्या आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये भी सॉल्वेंट है, यहाँ पे DMSO लिए। अब DMSO क्या कर रहा है, इसका पॉजिटिव सेंटर ऑलरेडी क्या है, बहुत ही क्राउडेड है। अब जब बहुत ही क्राउडेड है, क्या F- पे अटैच कर पाएंगे, नहीं कर पाएगा। सोडियम प्लस और F- की बात करें, इसके पास कुछ भी क्राउड आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, बिकॉज इसका पॉजिटिव सेंटर ऑलरेडी क्राउडेड है, इतना क्राउडेड है यहाँ पे अटैक ही नहीं कर पाता है, और जब अटैक नहीं कर पाता फ्री रहा। अब अगर फ्री है तो बताओ, इसका मतलब ये हुआ ना, आराम से मूव कर पाएगा, आराम से मूव कर पाएगा। इस केस में क्या हुआ, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गया। बताओ क्या F- का न्यूक्लियोफिलिसिटी पोलर प्रोटीन में घट गया था, क्यों घट गया था, बिकॉज हाइड्रेशन की वजह से, है ना। और सेम पोलर अप्रोटीन में बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, बिकॉज का पॉजिटिव सेंटर क्या हो गया, क्राउडेड हो गया। वाटर का पॉजिटिव सेंटर कहाँ क्राउडेड है, देखो चेक करो, है कहीं क्राउडेड, नहीं था ना, आराम से अटैक बॉन्ड बनाते जा रहा था, आराम से बॉन्ड बना लिया, इसको इतना घेर दिया कि मूव ही नहीं कर पा रहा है, क्लियर है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इसका पॉजिटिव सेंटर इतना क्राउडेड है कि घेर नहीं पाएगा इसको, जब घेर नहीं पाएगा तो फ्री रहेगा, और फ्री रहेगा तो आराम से क्या करेगा, अटैक कर देगा। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस बात को ध्यान रखना, लिखो खुद से एक चीज़ को लिखो, इसमें उल्टा कर देना है, F- का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो जाएगा, I- का कम हो जाएगा ऑर्डर में। बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका ज़्यादा ऑर्डर वाइज बताओ, CH3-, NH2-, OH-, F-, NH2-, OH-, F-, किसका ज़्यादा है। तुम कोई बच्चा बताओ यहाँ पे क्या तुम फोकस किए, पहली बात तुम्हें कुछ ट्रेंड टाइप का दिख रहा है यहाँ पे, क्या ट्रेंड दिख रहा है आप लोगों को, क्या सेम पीरियड में क्या कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हाँ वही ना, तो सेम ट्रेंड दिख रहा है आपको, मतलब ये कैसे बढ़ रहे हैं हम लोग, लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट, साइज डिक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ेगा, खत्म, इतना ही तो करना है। लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा आपका, फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ेगा। बस इस सब ट्रेंड को आपको ध्यान रखना है। तो ये ट्रेंड आप समझ के यहाँ पे ऐसे करना है। लेकिन मान लो आपसे पूछ दिए, बताओ कि CH3- और PHO- में कौन बड़ा है, चलो PHO- ऐसे कर लो, CH3- SH-, ये बताओ इसमें कौन बड़ा, किसका ज़्यादा है। अब ये ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब अब तक जो आप लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम ऐसा आएगा तो आराम से कर लोगे, बट अगर मान लो ट्रेंड को फॉलो नहीं कर, फिर क्या करेंगे, फिर कैसे पता चलेगा किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है और किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, कैसे पता चलेगा, कोई साइज वाइज नहीं, कोई ट्रेंड काम नहीं आएगा, तो क्या करोगे, तो वहाँ पे रट्टा मारना पड़ेगा। क्या मारना पड़ेगा, तो उसको लिख लो, सम एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर, सम एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर। लेकिन रट्टा मारना पर वहाँ भी लॉजिक ही है, रट्टा नहीं मारना, लॉजिक है वहाँ पे भी। ये ऑर्डर कब काम आएगा, जब कोई आपका ग्रुप सेम पीरियड या सेम आपका ग्रुप में ना आए, तो जब कोई कंपाउंड आपका सेम पीरियड या सेम ग्रुप में ना आए तो उसके लिए चेक करना है इस मेथड से, सब एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर। जैसे नाइट्रोजन मतलब अजाइल, ब्रोमाइन, कहाँ कुछ नहीं पता, कोई ट्रेंड फॉलो नहीं करता है, आपको याद ही करना है, याद करने का तरीका हो गया आपका। सफलता किसी ना कि इंडिया और हॉलैंड की आज़ादी को बर्बाद करती है फोकट में, यहाँ से यहाँ तक है, फिर ऐसे तो कोई फंसे अल्कोहलिक पानी में। इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत वीक हो चुका है, अटैक नहीं कर पाएगा पढ़ाई पे जाकर। हालांकि उल्टा है, साइज इंक्रीजेस तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, कुछ क्या
नहीं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा ये बच्चा। सर्दी वाले इसको वही तो सॉल्वेंट था इसके पास, पोलर अप्रोटिक। ना पोलर अप्रोटिक है, एक्सेप्शन किस बात का, कोई एक्सेप्शन नहीं। बताओ अगर मान लो बोल रहे RO माइनस और HO माइनस, किसका ज़्यादा होगा? अरे भूमदा सुनो अच्छे से, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर रहे हैं, जितना इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा बढ़ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है कि नहीं देने वाला है, देगा तो और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, और इंक्रीज कर जाएगा। किसका ज़्यादा होगा? 3 पोर्शन और पढ़ेंगे, उसके बाद सीधे लिविंग ग्रुप पे आएंगे, फिर आपका डायरेक्टली SN1 से 2 स्टार्ट करेंगे। तो पहले लिखो न्यूक्लियोफाइल, थोड़ा छेड़छाड़ करते न्यूक्लियोफाइल को, लेकिन ज़रूरी है छेड़छाड़ करना। हाँ तुम जाओ। पहला पोर्शन न्यूक्लियोफाइल विथ वीक बेसिक कैरेक्टर, जो कि थोड़ा सा बहुत ही कैसा बात है ये, मतलब तुम्हें सुनने में सही लगा क्या? न्यूक्लियोफाइल बेसिक कैरेक्टर को रिलेशन है क्या? न्यूक्लियोफाइल अलग चीज़ है, बेस अलग चीज़ है। लेकिन एक बात तुमको बताए भी थे हम कि अगर सबका लाइक एक ही नेगेटिव चार्ज, लाइक वो माइनस, सब में वो माइनस था, उस टाइम पे न्यूक्लियोफिलिसिटी किसके बराबर था? बेसिसिटी के बराबर था। तो रिलेट तो कर सकते हैं, बट रिलेट करना बहुत ही खतरनाक है। पहली बात तो ये बोल रहा है, इसको रिलेट करना बहुत ही खतरनाक है, इसको गलत रिलेट मत करना। बट 3 टॉपिक क्लियर करेंगे यहाँ पे। पहला टॉपिक लिखो न्यूक्लियोफाइल विथ वीक बेसिक कैरेक्टर, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बेस तो होता ही नहीं है। नहीं समझे बात को? नहीं समझा ना? न्यूक्लियोफाइल बेस समझ आ गया ना? क्या देख रहे चिपकाने की चीज़ दो मजे ले रहा है, नहीं बोल रहा तो। अरे न्यूक्लियोफाइल अलग चीज़ है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अब बेस कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पे H+ होगा। H+ की कमी को कौन पूरा करता है? बेस। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कमी कौन पूरा करता है? न्यूक्लियोफाइल। दोनों आपस में क्या है? अलग अलग चीज़ है ना? बट हम इसको रिलेट कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे बहुत खतरनाक टॉपिक है। तो लिख लो पहले न्यूक्लियोफाइल विथ, पहला पॉइंट क्या लिखवा है? इसका एग्जाम्पल डायरेक्ट लिखो। उठाओ पहले एग्जाम्पल लिखो, I- Cl- Br- F- Cl- एग्जाम्पल लिखो। अरे पूरा हेलोजन ग्रुप पर लिख लो, पूरा हेलोजन कंप्लीट लिखो। F- Cl- Br- I- Cl- SH- सब लिख लो। अरे ये सब लिख लो ना, ये मतलब ये मैं नहीं ये हाँ चलो नेक्स्ट। और लास्ट में इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लिखो एटसेट्रा। अरे हंस क्या रही है? अगर नहीं लिखवाएंगे इसका मतलब इतना ही है क्या? तो जरूरी है एटसेट्रा लिखना। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विथ स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर कौन सा होगा? जो आपको एग्जाम्पल लिखवा चुके हैं, O- का से जितना लिखवाए थे आपको हम। स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर RO-, RO- हो गया, मिथॉक्साइड, इथॉक्साइड, फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड, आइसोप्रोपोक्साइड, प्रोपोक्साइड, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, सारा लिख लो बाद में एटसेट्रा लास्ट में। प्रोपोक्साइड, आइसोप्रोपोक्साइड, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, फिनॉक्साइड, NH2, अब लिख लो एटसेट्रा। NH2-, सॉरी NH2-, NH2- कर देना, कर ही देते हैं। HO- भी कर लो, अब कर लो एटसेट्रा। ये सब हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विथ स्ट्रॉन्ग। सब में कॉमन क्या है? सबका इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम डोनर है यहाँ पे, है ना? तो सेम डोनर होगा, क्या उस टाइम पे न्यूक्लियोफाइल बेस के बराबर होगा? तो बेस के बराबर तो स्ट्रॉन्ग, वीक तो इसलिए क्या हो गया? सेम। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर भी आ गया, दोनों की जगह पे आ गया। अगर वीक रहेगा तो वीक आ जाएगा। लॉजिक क्लियर है? बट एक्चुअली में कैसा स्ट्रॉन्ग है? नहीं स्ट्रॉन्ग क्यों है छोटू? बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और प्लस है, फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा बढ़ाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर डिक्रीज करेगा? इंक्रीज कर रहा है ना? तो यहाँ इंक्रीज के सब में क्या करेगा?
इंक्रीज, तो बेसिसिटी भी क्या करेगा, इंक्रीज। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विथ स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर। लास्ट वन लिखो, वीक न्यूक्लियोफाइल विथ वीक बेसिक कैरेक्टर। अब वीक न्यूक्लियोफाइल विथ वीक बेसिक कैरेक्टर मतलब ऐसा आपका लिखना जहाँ पे माइनस चार्ज हो ही नहीं, सिर्फ लोन पेयर हो, है ना। जहाँ सिर्फ लोन पेयर दिखेगा क्या बोलेंगे उसको, वीक न्यूक्लियोफाइल और वीक बेसिक कैरेक्टर, मतलब वो मजबूरी में लोन पेयर देना चाहता है, बस इतना ही है। ऐसे NH2, ROH, वाटर, क्योंकि आप सब न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल आइटम जनरली याद रखना, जो आपका कंपाउंड न्यूट्रल होगा आपका कैसा होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल विथ वीक बेसिक कैरेक्टर। वाटर कैसा है, न्यूट्रल हो गया, दे सकता है लोन पेयर। NH2 कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया, दे सकता है यहाँ पे। और ROH ये भी दे सकता है, हाँ। H2S सब क्या है, वीक बेस वीक न्यूक्लियोफाइल। इरेज कर दे इसको, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक कितने बच्चों को डाउट है। तो नेक्स्ट आप क्या है, अब ध्यान दो, सुनो, मॉर्निंग क्लास में याद करो क्या करवाएं। इसका प्रोडक्ट निकालने बोले थे आपको, तो प्रोडक्ट निकालने के लिए जब तक BR बाहर नहीं निकलेगा, जब तक BR आपका बाहर नहीं निकलेगा, क्या इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो पहले BR को बाहर निकालेंगे ना, तो BR के बाहर निकालने वाले को क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप बोलते हैं। क्लियर है। तो जितना जल्दी निकलेगा उतना जल्दी प्लस चार्ज आएगा, कार्बोकेटाइन आएगा, फिर कार्बोकेटाइन फिर स्टेबल करेंगे, फिर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, है ना। इसका बाहर निकलना जरूरी है। तो बाहर निकलना किस पे डिपेंड करता है, तो वीक बेस पे डिपेंड करता है। जितना वीकर बेस होगा उतना गुड लिविंग ग्रुप होगा। लिख लो उसको, वीकर बेसिस आर जनरली, वीकर बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। से मान लो तुम्हें घर से बाहर निकलना है, ठीक है, तो तुम एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, घर से बाहर निकला तो। बट घर से बाहर निकलते वक्त क्या ध्यान देगा, तुम ध्यान ये देगा कि घर का भी कंडीशन सही रहना चाहिए। घर में मान लो कुछ प्रॉब्लम चले, बाहर निकल पाओगे, नहीं निकल पाओगे। मतलब आपके घर से बाहर निकलने के बाद, तो घर से बाहर निकलने के बाद आपके अनायंस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, तभी बाहर निकलोगे। तो वही बाहर निकल सकता है जिसका स्टेबिलिटी में अनायंस का बढ़िया हो जाए। बात समझे क्या बोलना चाह रहे हैं। तो बाहर निकलना और उसका वीकर बेस होना दोनों चीज़ जरूरी है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो कि लीव करने के बाद जो स्टेबल अनायन, लीव करने के बाद जो स्टेबल अनायन होगा या जो स्टेबल अनायन बनता है, ऐसे कर लो, जो स्टेबल अनायन बनता है वही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। सो लिविंग ग्रुप एबिलिटी, पहला लिविंग ग्रुप एबिलिटी, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका यही है कि बाहर निकलना उसका बहुत ही ज़रूरी है। जब तक बाहर निकलेगा नहीं, कार्बोकेटाइन आएगा ही नहीं। अब कार्बोकेटाइन आएगा, इसको रीअरेंज कर नहीं पाओगे, रीअरेंज कर नहीं पाओगे, प्रोडक्ट बन नहीं पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। इतना प्रोसेस आपके दिमाग में हमेशा चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो पहला पार्ट RO माइनस, HO माइनस और आपका निकालो PHO माइनस, किस कौन सा बढ़िया लिविंग ग्रुप है, RO माइनस, HO माइनस और फिनॉक्साइड, कौन सा बढ़िया लिविंग ग्रुप है। हाँ सही है। नेक्स्ट CF3COO माइनस, COO माइनस और CH3COO माइनस। लिविंग ग्रुप निकलने के बाद ये अनायन बना, अनायन बनने के बाद स्टेबिलिटी चेक करना है। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और स्टेबल कर देगा अनायन को, स्टेबल कर देगा तो इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। रीजन लिखते जाना, ज़्यादा स्टेबल अनायन होगा यहाँ पे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन 3 अटैच है। नेक्स्ट लिखो सुपर लिविंग ग्रुप, सुपर लिविंग ग्रुप, ट्रिफ्लेट आयन, ट्रिफ्लेट आयन, सुपर लिविंग ग्रुप CF3SO3 माइनस, इसको बोलते हैं ट्रिफ्लेट आयन। एक और लिखो सुपर लिविंग ग्रुप
C4F9SO3 माइनस लिख देते हैं, C4F9SO3 माइनस सुपर लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट टोसाइलेट आयन, टोसाइलेट आयन TOSYLAT, टोसाइलेट आयन। देखो टोसाइलेट का मतलब क्या, समझो इसे, छोड़ो ध्यान दो। टोसाइलेट मतलब TO मतलब टॉलिन। तो आपको पता है टॉलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टॉलिन का स्ट्रक्चर आपका ये होता है, करेक्ट, इसको बोलते हैं टॉलिन, है ना। तो टोसाइलेट इसी से बना है। कैसे बना है देखो, साइलेट मतलब SO3 माइनस आयन, देखो कैसे बनाएंगे। तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा आपका बेंजीन में टॉलिन पहले बना दो यहाँ पे, और टोसाइलेट मतलब SO3 माइनस यहाँ पे दे दिए, ठीक है। इसका मतलब ऐसे भी हुआ, इसको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं, देख लो कैसा होगा। इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली में ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी को बोलते हैं टोसाइलेट बोलते हैं। इसी का नाम क्या है आपका? टोसाइलेट। इसी का नाम है टोसाइलेट, और ये बन गया आयन, तो बन गया टोसाइलेट आयन। क्लियर है? या फिर इसको बोल दो टोसाइल ग्रुप बोल दो। टोसाइल ग्रुप। सो लिविंग ग्रुप ऑर्डर, अरे जल्दी करो। लिविंग ग्रुप ऑर्डर, लिविंग ग्रुप ऑर्डर C4F9SO3 माइनस, पहला है C4F9SO3 माइनस, दूसरा आपका CF3SO3 माइनस, ग्रेटर साइन देकर सबसे ज़्यादा C4F9SO3 माइनस ग्रेटर देन CF3SO3 माइनस ग्रेटर देन CF3SO3 माइनस ग्रेटर देन नो साइलेट। नो साइलेट, नो साइलेट क्या होगा छोटू? अरे ध्यान दो, यहाँ पे ये तो साइलेट हो गया ना, यहाँ पे ऐड कर दो NO2, हो गया नो साइलेट। ब्रो साइलेट BR ऐड कर दो, बेन साइलेट बेंजीन रहने दो, बे साइलेट हो गया। आए बात समझ में? तो ये हो गया नो साइलेट। पहला C4F9SO3 माइनस ग्रेटर देन CF3SO3 माइनस ग्रेटर देन नो साइलेट। स्ट्रक्चर बनाते जाना नाम लिखकर, नो साइलेट का स्ट्रक्चर, नो साइलेट का नाम SO3 माइनस। हाँ, नो साइलेट, फिर ब्रो साइलेट, फिर बे साइलेट। बे साइलेट मतलब क्या होगा? ये हो गया आपका ब्रो साइलेट। बे साइलेट मतलब बेंजीन, तो बेंजीन रहने दो सिर्फ यहाँ पे, ओनली बेंजीन, ये बन गया बे साइलेट। फिर आएगा टो साइलेट, लेते जाओ। अरे नो साइलेट के बाद ब्रो साइलेट, नो साइलेट के बाद ब्रो साइलेट, उसका बे साइलेट, उसका टो साइलेट, फिर आपका एसिटेट CH3COO माइनस। ये सब लिविंग ग्रुप का ऑर्डर है। नेक्स्ट I माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप। I माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप। जल्दी 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 करो।